हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सार्थक स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना ये वीडियो कोई एक्टिविटी वाला वीडियो नहीं है। ये जस्ट मैं आपके साथ आज अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे हमें रियलाइज़ हुआ कि सार्थक में कुछ दिक्कत है और उसके बाद हमने क्या किया, कैसे डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो आज मैं जस्ट आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने जो गलती की है वो अगर कोई न्यू पेरेंट्स है तो वो ये गलती करे। सार्थक में ना मतलब हमें नहीं लगा था कि सार्थक में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए ऑटिज़म ये एकदम न्यू था हमारे लिए। हमने ऑटिज़म वर्ड भी नहीं सुना था। आप सोचिए कि 2019 में सार्थक का बॉर्न है, तो उसके बाद भी हम एकदम अनअवेयर थे कि मतलब हमें अवेयर ही नहीं थे कि ऑटिज़म यह हो सकता है या हमारे बच्चे में कोई दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सार्थक जब हुआ था एकदम नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बस जब वो हुआ था ना तो उसे जॉन्डिस था, तो वन डे वो एसएनसीयू में था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो ओ पॉजिटिव अगर मदर का ब्लड ग्रुप होता है तो हाईली चांसेस होते हैं कि बच्चे को जॉन्डिस होता है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये कुछ खराबी नहीं करेगा। तो वन डे वो एसएनसीयू में था। और सार्थक की जो हाइपर एक्टिविटी ना, मुझे लगता है कि ये डे वन से ही थी। मतलब सार्थक बॉर्न हुआ है, वो एसएनसीयू में है, तो वो लोग जब कांच के घर पे रखते हैं ना तो वहाँ पे बहुत हाईलाइट होती है। तो वो लोग बच्चे को ना एक चश्मा पहना देते हैं। तो आप सोचो कि एक दिन का बच्चा है और वो ना बार बार अपने हाथों से चश्मा को हटा दे रहा था। मतलब मुझे सारा दिन उसके साथ हॉस्पिटल में रहा, मतलब उसके वो एसएनसीयू वाले वार्ड में रहना पड़ा, क्योंकि वो एक मिनट के लिए भी चश्मा हटा रख नहीं रहा था अपनी आंखों पर। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि ऐसा ना हो कि ये रेज उसके आइज़ पे कुछ इफेक्ट करे या कुछ नुकसान हो। और वो इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा था, मैं बार बार डॉक्टर को कहती थी सर थोड़ा टेम्परेचर ये कर दीजिए। और डॉक्टर भी इरीटेट होते थे, मुझे कहते थे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, आप बस देखिए कि वो चश्मा ना हटाए। लेकिन वो सार्थक चश्मा लगाता ही नहीं। मैं जैसे उसको चश्मा पहनाती, वो बार बार चश्मा अपने आई से उतार दे रहा था। जैसे तैसे वन डे बीता और सार्थक को नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज उन्होंने कर दिया था। उसके बाद उसके बाद सब कुछ ही नॉर्मल था। मतलब कुछ नहीं है कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, तो छोटा बच्चा क्या ही हाइपर एक्टिविटी करेगा, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। नॉर्मल से सब कुछ चल रहा था। उसके बाद क्या था ना, जब सार्थक 2 मंथ का था तो मैं सार्थक की मालिश नहीं कर पाती थी, तो इसलिए हमने एक आंटी को रखा था मालिश करने के लिए, तो वो सार्थक की मालिश कर देती थी। तो एक दिन अचानक से सार्थक बहुत ज़्यादा रो रहा था। मतलब वो अपने इस साइड ना हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। तो हमें लगा कि हो सकता है मालिश करते वक्त कहीं उसे चोट फोट लग गई है या क्या हुआ है, पता नहीं। और अभी तो पता है कि डॉक्टर नॉर्मली मालिश के लिए पूरा मना कर देते हैं कि बच्चे को मालिश नहीं करना है, लेकिन एज अ मदर हमें लगता है कि नहीं, मालिश तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तो हम मालिश के लिए रख लिया हमने। और मालिश हो भी रही थी। फिर हम जब डॉक्टर के पास लेकर गए, क्योंकि हमें टेंशन था कि पता नहीं कहाँ लग गया है, क्या दिक्कत है, इतना छोटा बच्चा है, बता भी नहीं सकता। तो हम जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने हमसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि अच्छा मालिश वाली से मालिश कराया ना। तो हमने कहा कि हाँ, मालिश वाली से ही मालिश कराया था। तो जब वो ना उन्होंने जब सार्थक को लिटाया ना चेकअप के लिए, तो आप सोचो सार्थक को उन्होंने बेड पे लिटाया और सार्थक अपने पैर से पूरा एकदम पैर को बेड पे इतना ज़ोर से टच करके अपने हेड के थ्रू एकदम आगे तक चला गया। तो डॉक्टर मुझसे पूछ रहे हैं कि ये 2 मंथ का ही बेबी है ना। तो मैंने कहा हाँ सर, ये 2 मंथ का ही है। सेम सार्थक जब 3 मंथ का था ना, तो वो 3 मंथ से ही ना खड़े होने की प्रैक्टिस करता, मतलब जो कोशिश करता था। हम जैसे उसे गोद में ऐसे लेते थे तो वो खड़ा हो जाता था। तो हमारे पास में एक भाभी रहती थी, वो मुझे बोलती थी देखो मालिश वाले ने कितना अच्छा मालिश किया, इसके पैर इतने मजबूत है कि ये अभी से खड़ा होता है, लेकिन इसको खड़े मत होने देना क्योंकि मसल्स वीक होती है तो इसके कमर पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर चलिए 3 मंथ तक ही मैंने मालिश वाली से मालिश कराया। उसके बाद तो मैं मायके में थी 3 मंथ तक, जब सार्थक हुआ था। फिर मैं अपने ससुराल आ गई। तो यहाँ पे तो कोई था नहीं, सिर्फ मैं, सार्थक और सार्थक के पापा, हम 3 लोग ही यहाँ पे थे। तो नॉर्मल सा सब कुछ चल रहा था। मेरी 6 मंथ की मैटरनिटी लीव थी, अब वो भी ख़त्म हो गई थी। फिर भी मैंने 6 मंथ और लीव लिया था, तो 1 ईयर तक मैं सार्थक के साथ ही थी। और मैंने जस्ट नोटिस तो किया था, जैसे नॉर्मली होता है ना कि बच्चे हाथ और पैरों के बल चलते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि आप क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो बकैया कहते हैं कि बकैया बकैया चलना। तो सार्थक ना कभी बकैया बकैया चला ही नहीं, वो सीधे ही उसने चलना सीख लिया था। वो सीधा चलना ही उसने सीख लिया था। तो वो एक माइलस्टोन होता है कि बच्चे को बकैया चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसे भी इग्नोर किया कि मुझे नहीं पता था कि बकैया चलना कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो ये गलती मेरी थी जो मैंने इग्नोर की। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे की हर चीज़ को नोटिस कीजिए कि बच्चा कौन से माइलस्टोन अचीव कर रहा है, कौन से माइलस्टोन स्किप कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है।
आजकल न्यूक्लियर फैमिली हम सब अकेले रहते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चे पे पूरा ध्यान दीजिएगा। जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत कीजिएगा। उसके बाद भी क्या है ना कि 1 ईयर में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। मतलब नॉर्मली टाटा बाय बाय, अगर आप उससे कुछ पूछते कि आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, पेट दिखा दो, मम्मा को किसी कर दो, लेकिन सार्थक ये सब नहीं कर पाता था। मुझे थोड़ा डाउट तो होता था कि इस एज में तो बच्चे बहुत कुछ कर पाते हैं पर सार्थक नहीं कर पाता है। और सार्थक में कोई दिक्कत नहीं थी, वो चलता फिरता खेलता कूदता हर समय, मतलब कोई दिक्कत नहीं, पूरा एक्टिव बच्चा। तो हमें यही लगता था कि चलो इतना एक्टिव बच्चा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सार्थक को ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ चेकअप किया है, सार्थक एसएनसीयू में था इसलिए 1 ईयर तो उसका रेगुलर चेकअप था। मतलब एवरी 1 मंथ में उसे चेकअप के लिए लेकर जाती थी, लेकिन डॉक्टर ने भी कभी हमें नहीं कहा कि कोई दिक्कत है बच्चे में। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेरे सारे टेस्ट हुए थे, एनामल स्कैन सब कुछ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ना ही कोई मुझे शुगर था, प्रेशर था, थायराइड, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी थी मेरी। उसके बाद भी सार्थक में ये सारी दिक्कत थी। और जो मैंने नोटिस नहीं किया, शायद नोटिस तो किया था लेकिन मैं इग्नोर करती थी कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब क्या ही मैं सोचती कि बच्चे में कोई दिक्कत है, जबकि मुझे ऐसे कुछ दिक्कत के बारे में पता ही नहीं था। प्रॉब्लम तब से शुरू फील होने लगी जब सार्थक 2 ईयर्स का हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता था। तो पहले हमें लगता था ऐसा तो नहीं कि इसे सुना ही नहीं देता है, लेकिन हम देखते थे कि वो गाने की आवाज़ या कोई उसका फेवरेट ऐड अगर चल रहा होता था तो वो जिस भी रूम में रहता था वो दौड़ के भाग कर चला आता था। और हमारी गलती ये हो गई कि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने ना सार्थक को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया। वो इतना ज़्यादा फ़ोन में बिज़ी रहने लगा, मतलब फ़ोन आप सोचो कि आप उसे फ़ोन बस खोल कर दे दो, वो सारा कुछ निकाल लेता है, कैसे हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। शायद मुझे जितना फ़ोन चलाना नहीं आता है उससे ज़्यादा सार्थक फ़ोन चला लेता था। अब तो सार्थक का स्क्रीन टाइम पूरा ज़ीरो है, मतलब मैं उसे फ़ोन देती ही नहीं, फ़ोन क्या टीवी भी नहीं, टीवी तो हमारे घर चलता ही नहीं है। तो अभी उसका स्क्रीन टाइम पूरा ज़ीरो है। लेकिन जब मुझे उसके स्क्रीन टाइम को नहीं देना चाहिए था, वही गलती मैंने की कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम और भी ध्यान नहीं दे पाए। हमें रियलाइज़ हुआ, मेरे ऑफिस की एक कलीग है, कलीग क्या बहन जैसी है, शीला नाम है उसका। तो उसने मुझे कहा कि दीदी सार्थक में कुछ तो दिक्कत है, आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मेरी बहन का सिस्टर सार्थक जितना बड़ा ही है लेकिन वो बहुत कुछ कर पाता है। मतलब नॉर्मली टाटा बाय बाय तो बच्चे कर ही पाते हैं। और फिर मैंने देखा कि हाँ सही बात है, सार्थक तो टाटा बाय बाय भी नहीं करता है। मैंने उसे बहुत कोशिश की कि टाटा कैसे करते हैं सिखाने के लिए, लेकिन ना वो हाथ तक उठाकर हिला नहीं पाता था, मतलब अपने हाथ को कैसे मूव करना है ये भी सार्थक को नहीं आता था। तो मैंने अपने हस्बैंड फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि क्या दिक्कत है, बच्चा नहीं बोलता है। तो मैं ना जस्ट फ़ोन पे यूट्यूब में ही मैं देख रही थी, तो मैंने देखा ऑटिज़म। अब जब मैं ऑटिज़म के जो सिम्टम्स उसमें थे ना, वो सिम्टम्स जब देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि इतने सारे सिम्टम्स तो ये सब मेरे सार्थक में भी है। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कैसे भी करके जल्दी से डॉक्टर को दिखाऊं। अब क्या था कि फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा ना तो वो भी एग्री नहीं होते। नॉर्मल सी बात है, कोई पेरेंट्स नहीं मानना चाहते कि हमारे बच्चे में कुछ दिक्कत है। तो उन्होंने पता है मुझे क्या कहा, मुझे कहा कि सार्थक नहीं, मुझे लगता तुम ही ऑटिस्टिक हो, बच्चा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं। फिर हम उसे नॉर्मली एक डॉक्टर के पास लेकर गए, तो मैंने उनसे जस्ट बताया कि ये सारी दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि डनलप में मतलब मैं कोलकाता में रहती हूँ, कोलकाता में मेरा ये है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे NIPID निपिट है, मतलब ये नेशनल गवर्नमेंट की है इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे आप एक बार जाइए, वहाँ जाके अपने बच्चे का चेकअप कराइए। तो हम जब वहाँ पे गए तो मुझे तो बस यही गिल्ट था कि मेरी वजह से ही सार्थक में ये सारी दिक्कत आई है, क्योंकि मैंने उसे स्क्रीन टाइम दिया, क्योंकि मैंने यूट्यूब में यही देखा था कि स्क्रीन टाइम की वजह से ये है। तो मैं जब डॉक्टर के पास भी गई ना, तो मैंने डॉक्टर को सबसे पहले यही कहा कि नहीं मेरा बेटा तो एकदम ठीक था, लेकिन शायद मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट ये कहा कि देखिए आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ऑटिज़म किस लिए होता है किसी को नहीं पता है, और आप गिल्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप गिल्ट करेंगे तो आप अपने बच्चे के साथ काम नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है इसके साथ। फिर वहाँ पे उन्होंने सारे टेस्ट किए, बच्चे का IQ लेवल चेक किया। फिर ऑटिज़म टेस्ट तो शायद उस समय उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि सार्थक बहुत छोटा था, 3 इयर्स में हमें पता, मतलब 3 इयर्स हो गया था जब हम सार्थक को लेकर गए इसके लिए, मतलब चेकअप के लिए। मतलब हमने पूरा 3 साल अपने लाइफ का बर्बाद कर दिया। तो प्लीज़ पेरेंट्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपने बच्चे में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए डॉक्टर जानबूझ के आपको कोई बीमारी नहीं बताएंगे, अगर कोई दिक्कत है तो ही वो आपसे बताएंगे। और देखिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना जल्दी अपने बच्चे पे काम शुरू करेंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी रिकवर होता है। 3 इयर्स में हमें वो डायग्नोस मिला। सार्थक में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, इतनी ज़्यादा सेंसरी प्रॉब्लम थी, मुझे उसे थेरेपीज़ के लिए ले जाने में इतनी दिक्कत होती थी। मतलब सार्थक
में ना आईक्यू तो सार्थक का अच्छा है, क्योंकि उसके आईक्यू में कोई दिक्कत नहीं है, उसे रास्ते इतने जल्दी याद हो जाते हैं। जब हम बनउगली जाते हैं, जैसे वो दिखता है कि बनउगली आने वाला, अब वो ऑटो से नहीं उतरेगा, बस का हैंडल पकड़ लेना, मतलब उसको जाना नहीं है, जाना है तो कंटिन्यू रोते रहना है। लेकिन मैंने ये डिसाइड करके रखा था कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए जो सही है वो मुझे करना ही पड़ेगा। सार्थक जितना भी रोए, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, थेरेपी अगर उसके लिए ज़रूरी है तो मैं उसे थेरेपी के लिए लेकर जाऊँगी। तो मैं वहाँ पे थेरेपी के लिए उसको लेकर जाती थी। उसके बाद मैंने बाहर प्राइवेट में भी उसकी थेरेपी कराई। और अब तो उसके बाद मैंने सार्थक को स्कूल में भी एडमिशन किया। एज़ यूजुअल स्कूल नहीं जानता है कि ऑटिज़म क्या होता है, और हमें भी नहीं पता था कि बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि थेरेपी जस्ट स्टार्ट हुई थी, सार्थक सेटल नहीं था। तो वो स्कूल तो जा रहा था, लेकिन स्कूल में भी बहुत दिक्कत थी। 1 घंटा स्कूल में रहता था, उसमें भी हर दिन प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्लासरूम में बैठता नहीं था। तो हमने वो स्कूल उसका चेंज कर दिया। अगेन हमने सेकेंड स्कूल में उसे मतलब एडमिशन उसका कराया। तो उस स्कूल में ना थोड़ी सी सहूलियत थी, क्योंकि वहाँ पे वो जानते थे कि ऑटिज़म क्या होता है, और वहाँ पे ऑटिज़म वाले भी कुछ बच्चे हैं, मतलब नॉर्मल बच्चे भी हैं और ऑटिज़म वाले बच्चे भी हैं कुछ। और वहाँ पे थेरेपीज़ भी होती है, मतलब वीकली वहाँ पे थेरेपी होती है। आप ओटी एक्सरसाइज, ओटी थेरेपी हो या स्पीच थेरेपी हो, स्कूल में भी अवेलेबल है। तो फिर हमने स्कूल चेंज किया, और सार्थक फ़िलहाल उसी स्कूल में है। वो नॉर्मल सा एक प्ले स्कूल है। इस साल हमें अगेन सार्थक का स्कूल चेंज करना है। तो अभी तो सार्थक में बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत मतलब मैं जो फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सार्थक को जिस कंडीशन से देखा है और अब वो जिस कंडीशन में है, तो उसमें बहुत चेंजेस है। तो मैं पेरेंट्स आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे के हर माइलस्टोन पे ध्यान दीजिए, कि बच्चे को कौन से एज में क्या माइलस्टोन अचीव करना होता है, वो माइलस्टोन बच्चे ने अचीव किया है कि नहीं। तो मैंने जो गलती की है वो गलती आप मत कीजिएगा, अपने बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। और देखिए, गलती तो मैंने की थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि 3 साल हो गया, अब मैं थेरेपी स्टार्ट भी कर लूँगी तो मुझे कौन सा बेनिफिट होगा। जब आप रियलाइज़ करें तभी से अपने बच्चे पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना एफर्ट अपने बच्चे के साथ देंगे, बच्चे में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। देखिए, बच्चा भी छोटा है, आप जी जान लगाकर उसके साथ काम कर सकते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो अभी तो आप उसके सारे काम कर देते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो वो आपको बर्डन लगने लगेगा। कितना भी हो, आप माँ हैं, आप उसके लिए बहुत कुछ कर पाएंगी, लेकिन सारा हर टाइम तो आप उसके पास नहीं रह पाएंगी ना। तो आपको अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि उसे किसी की ज़रूरत ना हो। वो अपने रेगुलर, मतलब जो डेली बेसिस के काम है, वो तो कम से कम खुद से कर सके। और आप अपने बच्चे के साथ काम कीजिए, डेफिनेटली बच्चों में इंप्रूवमेंट आता है। मैंने 3 साल के बाद से थेरेपी स्टार्ट की, फिर भी सार्थक में इतना इंप्रूवमेंट है। सार्थक मैक्सिमम अभी हर कुछ कर पाता है, उसमें हाँ कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम अभी भी है। और सार्थक की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता है। तो प्रॉब्लम भी है कि हम सिंगल फैमिलीज़ में रहते हैं, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं। सारा दिन सार्थक मेरे साथ रहता है, मैं उसे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती हूँ, तो ये मेरी गलती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ छोड़ूँ, किसके पास भेजूँ उसे, क्योंकि वो कहीं रुकना ही नहीं चाहता है। उसे हर घड़ी एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे वो खुद को सेफ फील करता है। मतलब स्कूल में वो आराम से रह लेता है, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अकेला नहीं रहता है। मतलब मैं जिस रूम में बैठी हूँ, सार्थक को वहीं बैठना है, दूसरे रूम में भी अकेले नहीं जाना है। अगर मैं किचन में हूँ तो उसे किचन में जाना है। तो मुझे इस पे काम करना है, और मैं इस पे काम कर भी रही हूँ। इसमें भी सार्थक की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपने साथ रखा है ताकि मुझे स्टीमिंग ना हो। लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा मैंने कर लिया है। मुझे उसे धीरे धीरे अकेला भी छोड़ना है, क्योंकि वो अपनी डेली बेसिस के सारे काम खुद से कर पाता है। ड्रेसअप कर लेना, शूज़ पहन लेना, कहीं जाने के लिए अपना बैग रेडी कर लेना, वो सब कुछ कर पाता है। तो पेरेंट्स प्लीज़, आप कभी ये मत सोचिए कि देर हो गई है, अब करूँगी तो कौन सा बेनिफिट होगा। अब जब शुरू करेंगे तभी बेनिफिट होगा। अपने बच्चे के साथ काम कीजिए, उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। हर माइलस्टोन बहुत ज़रूरी है, हर माइलस्टोन अचीव करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चे की हर छोटी छोटी माइलस्टोन पे ध्यान दीजिए कि उसने क्या माइलस्टोन अचीव किया है, कौन से एज में अचीव किया है। तो अगर आप प्रॉपर ध्यान देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों में ये सारी दिक्कतें होंगी। अगर होंगी भी तो रिजॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे किसी एक्टिविटी वीडियो के साथ। थैंक यू।